and they want to control us just like a dictator. आम हत्या हो यो मैसेकर हो। नेपाल की गलियों में 8 सितंबर को जो दृश्य सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया। यह विरोध प्रदर्शन, जिसे पूरी तरह से जेएनजी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग, नई पीढ़ी ने स्वयं आयोजित किया था। शुरू तो शांति से हुआ, लेकिन पहले ही दिन हिंसक मोड़ ले लिया। सुबह से ही राजधानी काठमांडू के मैतीघर मंडला और बानेश्वर इलाकों में युवा छात्र छात्राएं इकट्ठा होने लगे। नारे गूंज रहे थे, भ्रष्टाचार बंद करो, हमारा भविष्य बिकाऊ नहीं है, और केपी चोर, देश छोड़। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रदर्शन का अंत खून, खराबा, हत्या, कर्फ्यू और ताबड़तोड़ गोलियों के बीच होगा। पहली ही रिपोर्टों में बताया गया कि सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं और लगभग 18 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। What's happening in Nepal is a tragedy that the world cannot ignore. Peaceful protesters, which most of them were school students who were wearing school uniform, were killed. आशंका यह है कि यह संख्या बढ़ती जाएगी। तुलना करें तो 62-63 का जन आंदोलन पूरे 19 दिन चला था और उसमें इतने ही लोग मारे गए थे, जबकि यहां एक दिन में ही बराबर की हृदय विदारक मौतें हो गईं। सवाल उठता है, इतनी गोलियां क्यों चलाई गईं? यह किसकी जिम्मेदारी है? इस आंदोलन की पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा था, #NepoBabies। भ्रष्ट नेताओं और उनके बच्चों की आलीशान जिंदगी के वीडियो और तस्वीरें हर प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगे। जहां आम नागरिक टैक्स वसूलने की मार झेलते हैं, वहीं राजनेताओं के बच्चे लाखों की घड़ियां पहनते, करोड़ों की गाड़ियां चलाते और हर महीने यूरोप की सैर करते नजर आते। ऐसे एक्सपोज वीडियो ने युवाओं के भीतर क्रोध भर दिया। हजारों क्लिप्स में संदेश यही था, इन नेताओं के भ्रष्टाचार का असली फायदा इनके बच्चों को मिल रहा है, जबकि आम जनता का बच्चा रोजाना संघर्ष कर रहा है। धीरे धीरे यह गुस्सा संगठित रूप ले गया और नारा बना, स्टॉप करप्शन। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल या बड़े संगठन ने नहीं किया। इसमें न तो करोड़ों रुपए लगे और न कोई लालच दिया गया। यह पूरी तरह से युवाओं की स्वतः स्फूर्त पहल थी। कॉलेज यूनिफॉर्म में आए छात्र, सड़क पर स्केटिंग करते कुछ नौजवान, गिटार लेकर विरोध गीत गाते युवा, ये सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह आंदोलन एक नई पीढ़ी की सोच से पैदा हुआ है। सुबह 9 बजे तक भीड़ मैतीघर में इकट्ठा हो चुकी थी। सूचना की कमी और किसी औपचारिक नेतृत्व के अभाव के बावजूद लोग लगातार जुड़ते गए। भीड़ इतनी बड़ी होती गई कि पुलिस की पहली और दूसरी बैरिकेड टूटी और प्रदर्शनकारी संसद भवन के सामने तक पहुंच गए। कुछ बार-बीन युवक अंदर भी घुस गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े। कई युवाओं ने कहा कि उनकी आंखें बुरी तरह जलने लगीं और उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन अफसोस, हर कोई पीछे नहीं हट रहा था। संसद भवन की कुछ संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हालात बिगड़ते ही जिला प्रशासन ने शाम 10 बजे तक का कर्फ्यू घोषित कर दिया। समस्या यह रही कि कर्फ्यू की सूचना इतनी बड़ी भीड़ तक पहुंच ही नहीं पाई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने जिस स्तर पर गोलियां चलाईं, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। दृश्य ऐसा था मानो अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही हो। दर्जनों लोग घायल होकर गिरते गए। एम्बुलेंस लगातार दौड़ रही थी। दोपहर करीब 2 बजे पहली मौत की खबर आई। इसके बाद गुस्सा और बढ़ गया। कई युवाओं का मानना था कि कुछ बाहरी तत्वों ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ा। लेकिन सवाल उठता है, अगर कुछ लोग आक्रामक थे भी, तो क्या पूरे समुद्र जैसी भीड़ पर गोलियां चलाना जायज था? ब्लाइंड फायरिंग में न केवल प्रदर्शनकारी, बल्कि पत्रकार,
और आसपास के स्थानीय लोग भी निशाना बने। इस आंदोलन का आधार केवल भ्रष्टाचार विरोध था। जैन जी की निराशा वर्षों से जमा होती जा रही थी। सोशल मीडिया पर उन्हें अक्सर कीबोर्ड वॉरियर कहकर हंसी उड़ाई जाती थी कि ये केवल शेयर और पोस्ट तक सीमित रहते हैं। लेकिन 8 सितंबर ने यह मिथक तोड़ दिया। सड़क पर निकलकर युवाओं ने दिखा दिया कि सोशल मीडिया की ऊर्जा धरातल पर भी उतर सकती है। नेपो बेबीज का मुद्दा भी बेहद अहम रहा। सवाल यह था कि एक साधारण नेपाली नागरिक लाखों की घड़ी या यूरोपीय पर्यटन का सपना तक नहीं देख सकता, जबकि नेताओं के बच्चे हर महीने ऐसा कर लेते हैं। इसी गुस्से ने नेपाल में भी वही ट्रेंड जिंदा कर दिया, जैसा कि कुछ समय पहले फिलीपींस और अब इंडोनेशिया में हो चुका है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश में भी हाल ही में छात्रों और युवाओं ने बड़े स्तर पर आंदोलन किए। बांग्लादेश में छात्र विरोध ने प्रधानमंत्री को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वहां स्थिति और भी खराब हो गई। हिंसा बढ़ी, 11,000 लोग कैद कर लिए गए, विदेशी मुद्रा भंडार गिर गया और जीडीपी भी आधी रह गई। नेपाल के युवाओं ने भी यह सवाल उठाया, क्या हमें भी बांग्लादेश जैसे हालात चाहिए? क्या हिंसा और अराजकता ही असली समाधान है? सबसे बड़ी आलोचना यही रही कि इस विरोध का कोई ठोस एजेंडा नहीं था। भ्रष्टाचार बंद करने का नारा तो है, लेकिन इसे पाने की ठोस रूपरेखा कहाँ है? केवल चिल्लाकर अब नेता भ्रष्ट नहीं होंगे कह देने से कुछ नहीं बदलेगा। सफल आंदोलन के लिए स्पष्ट मांगे और ठोस समाधान जरूरी हैं। भारत के 2011 के आंदोलन का उदाहरण सामने आता है, जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल की मांग उठाई। उनका एजेंडा स्पष्ट था, एक स्वतंत्र, मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी संस्था का गठन। नेपाल के युवाओं के आंदोलन को भी ऐसा ही ठोस एजेंडा चाहिए था, जैसे एक मजबूत एंटी करप्शन कानून, जिसे अदालतें और विशेषज्ञ मिलकर लागू करा सकें। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों हर आंदोलन में नागरिकों की जान जाती है? क्यों गोलियां इतनी आसानी से चला दी जाती हैं? अगर हर बार नए नए नौजवान इसी तरह मरते रहे, तो आने वाली पीढ़ियां इस राष्ट्र और इसके नेतृत्व से क्या उम्मीद करेंगी? आज मरे हुए लोग केवल शव नहीं हैं, बल्कि उनका भविष्य, उनके सपने और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी साथ दफन हो गईं। सरकार जवाबदेह होगी या नहीं, यह आगामी जांच पर निर्भर करता है, लेकिन युवाओं का विश्वास टूट चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं डेव और ऐसी ही सच्चाई लेकर फिर लौटूंगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।